बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके पाठ नंबर 5 सामाजिक विज्ञान के पाठ 5 और पाठ 6 है ना, इसके प्रश्न उत्तर, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 कर लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे बाकी के आईएमपी क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमारा दूसरा वीडियो है अध्याय 5 और अध्याय 6 का सामाजिक विज्ञान का। तो प्रश्न नंबर 3 है कि भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। ये 2019 में आया, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ब्रिटिश शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे। यानी कि जो ब्रिटिश लोग जो हमारे देश में शासन कर रहे थे और जो हमारे देश के भारत के जो शासक थे, है ना, भारत के शासक यानी कि भारत के जो राजा महाराजा थे, जो जमींदार थे, उनमें असंतोष क्यों था ब्रिटिश के शासन से, तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। तो जो अंग्रेज थे, है ना, वह अपने राज्य को और बढ़ाना चाहते थे, वह अपने शासन को और बढ़ाना चाहते थे। तो इसके कारण क्या हुआ था, भारत के जो बहुत सारे शासक थे और जो जमींदार थे, उनमें असंतोष व्याप्त हो गया था, यानी असंतोष होना चालू हो गया था। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। तो जो लॉर्ड बेलेजली की कौन सी संधि थी, सहायक संधि व्यवस्था। ठीक है, सहायक संधि व्यवस्था में हो, ठीक है, और जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, यानी कि वो लोग राज्य को हड़प लेते थे, इनके कारण बहुत सारे जो राज्य थे, है ना, जो वहाँ के जो राजा थे, बहुत सारे राज्य के राजा थे, उनको निकाल दिया गया था और वो उन राज्यों को अंग्रेजों के शासन में मिला लिया गया था, विलय कर दिया गया था। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, मतलब अपना गुलाम बना लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। तो जो सरकार थी, यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो ब्रिटिश अंग्रेजों की सरकार थी, उसने क्या किया था, जो अवध का राजा था, तंजौर था, है ना, कर्नाटक, इन सब की जो नवाब या जो राजा थे, उनकी राजकीय उपाधियां, यानी कि उनको राजकीय उपाधि, यानी कि जैसे कि वो राजा थे तो उनकी जो उपाधि थी राजा की, वो छीन ली थी और उन्हें धक्के मार के निकाल दिया था, है ना। और उनके राज्य में राजनीतिक अस्थिरता हो गई। अब कोई राजा नहीं है तो बहुत सारे लोग राजा बनने के लिए होंगे, तो इसको बोलते हैं राजनीतिक अस्थिरता, है ना, तो उत्पन्न कर दी थी। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता गया और जो अंतिम मुगल सम्राट थे, है ना, मुगल साम्राज्य ने भारत का एकीकरण करके रखा था, लेकिन मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो सारे राज्य के अलग अलग राजा बन गए और फिर जो बाद वाले जो अंतिम जो मुगल शासक थे, उनके प्रति अंग्रेजों का व्यवहार भी अच्छा नहीं था, वह उनका अपमान करते रहते थे। इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई और जो शासन करने वाले परिवार थे, है ना, जो राजा के परिवार थे, उनमें घबराहट फैल गई कि ये लोग हमसे हमारा राज्य छीन लेंगे और हमारी उपाधि भी छीन लेंगे। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहाँ पे के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। और अंग्रेजों ने जिन राज्यों में कब्जा किया, ठीक है, जिनका राज्य छीन लिया, तो वहाँ के जो सैनिक लोग थे, है ना, वहाँ के जो कारीगर लोग थे, जो किसान लोग थे, उन पर भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी जमीन छीन ली। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। तो इसी कारण से अंग्रेजों की जो हड़प नीति थी, सबको लगता था ये हमसे हमारा राज्य छीन लेंगे, हमसे हमारी जमीन छीन लेंगे, कारीगर लोग भी परेशान थे। इसलिए क्या हुआ, तो जो भारत के जो शासक थे उनमें असंतोष व्याप्त हो गया, यानी कि असंतोष हो गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। भारत में राष्ट्र जागृति के विकास में पश्चिम के विचारों और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, भारत में राष्ट्र जागृति यानी कि भारत में जब राष्ट्र की भावना आने चालू हुई भारत के लोगों में। पहले हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। ठीक है, हर अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा थे। ठीक है, तो किसी में एक देश की भावना नहीं थी। लेकिन जब राष्ट्र जागृति यानी जो राष्ट्र की भावना आने चालू हुई कि हमारा देश होता है, हम एक देश है, हम भारत के देशवासी हैं, ठीक है, कोई और हम पे आके शासन कर रहा है, तब इस भावना का विकास हो रहा था। तो उसमें जो पश्चिम के विचार यानी कि जो पश्चिम यानी कि जो अंग्रेज लोगों का जो देश है ना, जो लोग बाहर पढ़ने गए थे, ठीक है, उनके विचार और शिक्षा ने क्या भूमिका निभाई। ठीक है, उत्तर, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकॉले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। तो जो लॉर्ड मैकॉले था, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार भारतीयों के बीच इसलिए किया था ताकि जो भारतीय संस्कृति है ना, उसको वह जड़ से उखाड़ के फेंके, क्योंकि भारत के लोग अगर अंग्रेजी की शिक्षा लेंगे तो वो लोग अपने देश की संस्कृति को भूल जाएंगे। ठीक है, तो जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता थे उदार साधनों के विरुद्ध थे। ठीक है, यानी कि वो उदार साधनों को नहीं मानते थे। वो लोग बोलते थे जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे ये अंग्रेज लोग जानने वाले नहीं है।
ठीक है। तो बच्चों देखो, इस वीडियो में हमने 2 वीडियो बनाए, हमने पार्ट 5 अध्याय 5 और अध्याय 6 के, ठीक है। दोनों को मिलाकर हमने आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राष्ट्रीय संगठन वाले ये 2 पार्ट है, इनको हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब आपका आधे घंटे में मानचित्र पठन एवं अंकन वाला वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब तक इस पार्ट को पढ़ लीजिए, ठीक है। और आज आपके ये सारे वीडियो जाएंगे जिससे आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छी जाए, ठीक है। वीडियो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 1857 ईस्वी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1853 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने गोद लेने के अधिकार को अस्वीकृत करके झांसी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया तथा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पेंशन निर्धारित कर दी, ठीक है। तो उनकी पेंशन निर्धारित कर दी कि आपको बस इतनी पेंशन मिलेगी। लक्ष्मीबाई ने इसे अपना अपमान समझा। 5 जून 1857 ईस्वी को झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो झांसी के जो सैनिक थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बहुत स्वाभिमानी औरत थी, है ना, बहुत स्वाभिमानी महिला थी, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। और जो 5 जून 1857 को तो झांसी के जो सैनिक थे, ठीक है, उन्होंने भी अंग्रेजों का विद्रोह कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी इस विद्रोह में सम्मिलित होकर क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। तो जो 1857 ईस्वी में जब जो झांसी के जो सैनिक थे उन्होंने जब विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का, तो झांसी की लक्ष्मीबाई ने क्या बोली कि अब मैं तुम्हारी लीडर बनूंगी, ठीक है, मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगी। तो उन्होंने क्या किया, इस विद्रोह में सम्मिलित होकर क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। लेकिन 3 अप्रैल आते आते, ठीक है, 1858 ईस्वी को जो अंग्रेजी अधिकारी यूरोज था, ठीक है, उसने क्या किया, झांसी पर अधिकार कर लिया। अतः रानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकलकर कालपी पहुंच गई। तो झांसी से निकल गई वो और कालपी पहुंच गई, परंतु कालपी पर भी अंग्रेजी सेना ने अधिकार कर लिया। लेकिन जो कालपी था वहां पर भी अंग्रेजी सेना थी, उनने अधिकार कर लिया। ग्वालियर का शासक अंग्रेजों का समर्थक था। तो जो ग्वालियर का जो शासक था उसने क्या किया, अंग्रेजों का समर्थक था। अतः लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर किले पर अधिकार कर लिया। तो लक्ष्मीबाई ने क्या किया, बोला ग्वालियर के शासक हट निकल, अब मैं तेरा किला छीन रही हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, ग्वालियर के किले पे अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर अधिकार करने का प्रयास किया। तो जो अंग्रेज थे उनने ग्वालियर पे अधिकार करने का प्रयास किया। लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया तथा इस संघर्ष में ही उनको वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन झांसी की जो रानी थी, है ना, रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है, उन्होंने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया और इस संघर्ष में वह उनको वीरगति प्राप्त हुई, ठीक है। तो ये झांसी की रानी की कहानी थी। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, ये आपको याद भी हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर पर, ठीक है। अध्याय 5 और अध्याय 6 दोनों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, परीक्षा दिन का प्रश्न नंबर 2 है, टिप्पणी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पाठ नंबर अध्याय नंबर जो 5 है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उस पाठ का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें हमें टिप्पणी लिखना है। किस पे, तात्या टोपे पर आई है टिप्पणी, 11/14 में आई है। नाना साहब पे लिखना है। बेगम हजरत महल पर तो नहीं आई है, तो हम बेगम हजरत महल पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई पर आई है टिप्पणी 2011 और 14 में, तो वह हमने ये इसके साथ कर ली है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न के साथ कर ली है। तो ये तो हमने पढ़ ली है, तो सेम टिप्पणी आपको यहीं लिखना है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तात्या टोपे के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। तात्या टोपे 1857 के उन वीर सेनानियों में से एक थी जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। जो तात्या टोपे थे, ठीक है, ये भी 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी थे, ठीक है। तो इनकी जो निष्ठा थी, यानी कि जो पेशवा परिवार थे उनके प्रति ये वफादार थे। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध के लिए जाने जाते थे। जो तात्या टोपे थे वह अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते थे, अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। व्यूह रचना, व्यूह यानी कि चक्रव्यूह रचना, दुश्मनों को चकमा देना के लिए, और जो गुरिल्ला पद्धति से जो युद्ध करते हैं ना, छुपकर जो वार करते, छुपकर जो युद्ध करते, उसके लिए वो बहुत फेमस थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, ठीक है। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व तात्या टोपे पर था, ठीक है। तो जो पेशवा थे, ठीक है, उनके प्रति उनके तरफ से किसके ऊपर दायित्व था,
नाना तात्या टोपे के ऊपर दायित्व था। ठीक है, जो नाना साहब पेशवा थे उनके तरफ से युद्ध का उत्तरदायित्व किस पे था? तात्या टोपे था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान रहा। देखो मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना कि झांसी की रानी ने क्या की थी, ग्वालियर के किले पे अधिकार कर ली थी, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? तात्या टोपे का था। उन्होंने मदद की थी झांसी की रानी की। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मध्य भारत और बुंदेलखंड ठीक है में अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, है ना, 1858 में। तो उसके बाद भी तात्या टोपे ने अपनी लड़ाई जारी रखी और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को बंदी बनाने के लिए कुटिलता और विश्वासघात की नीति का पालन किया। अंग्रेज तो थे ही गद्दार, तो उन्होंने कुटिलता और विश्वासघात की नीति का पालन किया। ठीक है, अंततः तात्या टोपे को आरोन जिला गुना के जंगल में विश्राम करते समय बंदी बनाया गया। ठीक है, विश्राम करते समय बंदी बनाया गया, सामने से तो नहीं पकड़ सके, तो विश्राम करते हुए बंदी बना लिया गया। कहाँ पर? आरोन में। आरोन कहाँ पर है? गुना जो जिला है वहाँ पर। ठीक है, अंग्रेजों ने 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दे दी। तो उन्होंने 18 अप्रैल 1859 को क्या की? उन्हें फांसी दे दी। अब नाना साहब, ठीक है, नाना साहब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। ठीक है, नाना साहब कौन थे? पेशवा थे। पेशवा जिनकी तरफ से नाना साहब पेशवा थे, जिनकी तरफ से तात्या टोपे ने युद्ध किया था। ठीक है, तात्या टोपे ने पेशवा का जिनके प्रति उनकी निष्ठा थी वह कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। कहाँ पर निवास करते थे? बिठूर में। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया था, क्योंकि वह गोद लिए हुए बेटे थे और अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी कि जो गोद लिया हुआ राजा का बेटा रहेगा वह उसको राजा नहीं मानेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो नाना साहब थे उनको पेंशन और उपाधि देने से वंचित कर दिया। अतः नाना ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया। तो उन्होंने क्या किया, कानपुर पे अंग्रेजों ने कब्जा करके रखा था। उन्होंने अपने जो सैनिक, उनके जो विश्वास वाले सैनिक थे, जैसे कि तात्या टोपे हुए और भी सैनिक जो थे, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और खुद को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे। तो जो तात्या टोपे और जो अजीमुल्ला थे वे नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे। ठीक है, बेगम हजरत महल देखो आज तक आपके पेपर में नहीं आया है, तो आप इसको पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना होगा तो। ठीक है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और कल ही आपका अर्धवार्षिक है, तो आप इसको अभी रहने दीजिए, जब आपको टाइम मिलेगा उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो वही उत्तर आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पर, भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय चेतना की कोई 6 कारण लिखिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्र की भावना की जो जागृत हुआ है ना, जो भारत के लोगों में जो राष्ट्र की, देश की भावना आने लगी है ना, देश प्रेम की भावना का जो जागरण हुआ, उसके कारण का हमको वर्णन करना, उसके कारण बताना है और उन कारणों को हमको समझाना है। उत्तर, भारत में राष्ट्रीयता के उदय होने के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला, राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप संपूर्ण देश एक राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूत्र में बंध गया। फलतः भारतवासी अपने को एक राष्ट्र मानने लगे। इससे राष्ट्रीयता की उत्पत्ति तथा विकास में भारी सहयोग मिला। तो उसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले क्या था, हर राज्य का एक अलग अलग राजा था। भारत 600 करीब रियासतों में बटा हुआ था, तो उनमें कोई देश की भावना नहीं थी। लेकिन जब ब्रिटिश आए, है ना, तो उससे क्या हुआ, प्रशासनिक, पूरे देश का उन्होंने प्रशासनिक सेवा के रूप से एकीकरण किया। ठीक है, और राजनीतिक एकता की। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भारत के लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना आने लगी और भारतवासी खुद को एक राष्ट्र मानने लगे। दूसरा कारण क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई, जिससे विभिन्न प्रांतों के शिक्षित वर्ग के लोग अंग्रेजी द्वारा अपने विचार व्यक्त करने लगे। इस प्रकार एक भाषा माध्यम की प्राप्ति से देश के नेताओं को देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता का प्रचार करने तथा सामान्य जनता तक अपने विचार पहुंचाने का अवसर मिला। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे लोग थे,
ठीक है, उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक भाषा मिल गई। पहले क्या होता था, हर भारत में हर जगह में अलग अलग भाषा बोली जाती थी। बंगाल में बंगाली बोली जाती थी, ठीक है, लखनऊ में उर्दू बोली जाती थी। तो उनके पास कोई एक भाषा नहीं थी कि जिससे एक भाषा से सब लोग, जैसे कि अगर बंगाल वाला इंसान अपने विचार को कुछ व्यक्त करना चाहता है कि वो ऐसी कौन सी भाषा में करे कि सारे देश के लोगों को वह भाषा समझ में आए, तो उनको वह भाषा अंग्रेजी मिल गई, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग थे उनको अंग्रेजी आती थी। तो जो बंगाल का पढ़ा लिखा इंसान जो था, जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था, तो वह साउथ इंडिया, हैदराबाद का पढ़ा लिखा इंसान जिसको अंग्रेजी आती थी वह भी समझ जाता था, लखनऊ का इंसान भी समझ जाता था, हिंदी बोलने वाला जिसको इंग्लिश आती थी वह भी समझ जाता था। तो इससे क्या हुआ, मतलब एक दूसरे से वो लोग जुड़ने लगे, तो उससे उनको में विचार बंधुत्व की भावना इकट्ठा हुई, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो राष्ट्रीय जागृति की भावना थी वह विकसित हुई। लॉर्ड लिटन का प्रशासन, ठीक है, लॉर्ड लिटन का प्रतिक्रियावादी शासन राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने में सहायक हुआ, ठीक है। जो लॉर्ड लिटन का जो प्रतिक्रियावादी शासन था वह राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने में सहायक हुआ, ठीक है। उस समय देश में भयंकर अकाल पड़ा था, ठीक है। उस समय जो भारत का जो देश था, पूरे देश में अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, परंतु लिटन ने दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। और जो लिटन था उसने क्या किया, दिल्ली में शानदार दरबार का आयोजन किया, मतलब बढ़िया पार्टी की। तो जिससे क्या हुआ, जो बेचारे भारत के लोग जो भूखे मर रहे थे उनके दिल पर नमक छिड़क दिया, ठीक है। इस कारण भारतीय समाचार पत्रों ने खुलकर लिटन की आलोचना की, मतलब जो भारत के जो समाचार पत्र थे उन्होंने खुलकर लिटन की बुराइयां की, ठीक है। इससे भारतीय जनता में आक्रोश भड़का जो राष्ट्रीयता के लिए हितकर सिद्ध हुआ। तो इससे जो भारत की जनता थी उसमें और गुस्सा भड़का, तो जो जिससे कि वो जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसके लिए हितकर सिद्ध हुआ। भारतीयों का आर्थिक शोषण, चौथा पॉइंट, ब्रिटिश सरकार की व्यापारिक व औद्योगिक नीति के कारण भारतीय गृह उद्योग नष्ट हो गए, ठीक है। भारत के जो उद्योग थे, जो भारत के उद्योग थे वह नष्ट हो गए थे, जिसके कारण बेकारी फैली, जिसके कारण क्या हुआ, लोग बेकार होना चालू करे, मतलब जिनका धंधा नष्ट हो गया अब उनके पास कमाने के लिए कुछ नहीं है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, यानी कि वो बेकार हो गए, बेकारी फैल गई। इस आर्थिक दुर्दशा के कारण लोगों में असंतोष की भावना फैली जो राष्ट्रीय जागृति में सहायक सिद्ध हुई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष हुआ, तो जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय जागृति के लिए वह अच्छी साबित हुई। होता ये है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वह बहुत सारे लोगों पर मतलब अत्याचार कर रहा है, तो जो अत्याचार, जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वह सारे लोग मतलब मतलब जैसे कि अगर किसी को, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है, और कोई और इंसान है जिसके साथ कुछ और बुरा हुआ, ठीक है, तो दोनों के बीच में जब उसको पता चलेगा कि इसके साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ भी हुआ, तो उनके बीच में कनेक्शन बन जाता है, तो वही भारत के लोगों के बीच में हुआ, ठीक है। भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति, शुरू से ही अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाई थी। 1857 की क्रांति के बाद इस नीति को और बढ़ावा मिला। रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर और होटलों में ब्रिटिश लोग भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की भावना जागृत हुई, जिससे राष्ट्रीय जागृति को प्रोत्साहन मिला। देखो, सब लोगों के साथ, जितने भी भारत के लोग हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ पा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, उनमें कनेक्शन की भावना उत्पन्न हो रही थी और अंग्रेजों के प्रति गुस्सा मतलब बढ़ता जा रहा था, ठीक है। छठवां, यातायात तथा संचार साधनों का विकास। ब्रिटिश शासनकाल में परिवहन, संचार व यातायात के साधनों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रांतों के लोग एक दूसरे से मिलने लगे और परस्पर विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। नेताओं के परस्पर संपर्क के कारण राष्ट्रीय जागृति कायम करने में भरपूर सहायता मिली, ठीक है। तो जो ब्रिटिश शासन काल था उसमें क्या हुआ, परिवहन यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो यातायात के साधन होते हैं उसका मतलब विकास हुआ, ठीक है। संचार के साधन जैसे कि जो टेलीफोन लाइन होती थी उसका विकास हुआ, जो समाचार पत्र है उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार होता है उसका विकास हुआ। तो इस जो पढ़े लिखे लोग थे, जो नेता थे, वो एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने लगे थे, है ना। अलग अलग प्रांत, अलग अलग जगह के जो नेता वगैरह थे वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे थे, जिससे मतलब वो लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, ठीक है। तो इनके बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड हुआ, जिससे राष्ट्रीय जागृति कायम करने में भरपूर सहायता मिली। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है, इस प्रश्न के उत्तर में। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6, आपकी परीक्षा अध्ययन का प्रश्न नंबर 6।
उदारवादी दल की कार्यविधि उग्र राष्ट्रवादी दल की कार्यविधि से किस प्रकार भिन्न थी? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भारत की जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो कांग्रेस बनने के बाद है ना, दो विचारधाराओं में बढ़ गए थे, उग्रवादी और उदारवादी। ठीक है, उग्रवादी की जो कार्यविधि थी वह उदारवादी से अलग थी। उग्रवादी जो थे वह थोड़ा मतलब गुस्से वाले थे, और जो उदार जैसे कि नाम से वह थोड़ा नर्म तरीके अपनाते थे अपनी बात बनवाने के लिए। और जो उग्रवादी थे, उग्र यानी कि उत्तेजित, वह थोड़े उत्तेजित तरीके अपनाते थे अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से। ठीक है, तो ये प्रश्न 2016-19 में आया है। तो उत्तर, उदारवादी दल और उग्र राष्ट्रवादी दल के बीच में अंतर। ठीक है, इस दोनों की कार्यविधि में निम्नलिखित अंतर थे। पहला, उदारवादी अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर आर्थिक सुधारों के पक्ष में था। तो जो उदारवादी जो दल था वह अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर, मतलब उसके अंदर रहकर ही, है ना, उनके नीचे रहकर ही सुधार करना चाहता था। ठीक है, आर्थिक सुधार करना चाहता था। जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल वाले यह समझते थे कि देश की आर्थिक क्षेत्र में तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक यहाँ अंग्रेजी साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता। तो जबकि जो उग्र राष्ट्रवादी दल था वो ये बोलता था कि यार जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक कुछ आर्थिक विकास नहीं हो सकता। अगर आपको आर्थिक सुधार करना है, भारतीयों के जीवन में आर्थिक मतलब खुशहाली लानी है, तो आपको अंग्रेजों को भगाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, उदारवादी दल शांतिमय तथा संवैधानिक रास्ता अपनाकर उद्देश्य की प्राप्ति के पक्ष में था। ठीक है, तो जो उदारवादी दल था वो बोलता था यार शांति वाले तरीके से, जो संविधान में विधि दी गई है उसके तरीके से हम अपनी बात मनवाएंगे। ठीक है, लेकिन जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल वाले क्रांतिकारी तथा शक्ति के प्रयोग से अपना उद्देश्य प्राप्त करने के पक्ष में थे। लेकिन जो उग्र राष्ट्रवादी दल थे उसके जो क्रांतिकारी थे वो बोलते थे यार शक्ति का जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। ठीक है। तीसरा, उदारवादी दल वालों के प्रति सरकार का रुख उदार था। ठीक है, जो उदारवादी दल वाले जो लोग थे, ठीक है, वह भी सरकार से उदार थे, और जो सरकार थी यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी वह भी उनके प्रति उदार रुख रखती थी। ठीक है, मतलब अच्छे से व्यवहार करती थी, उतना कोई उनको जेल में पकड़ के नहीं डालती थी, उनको मारती नहीं थी। जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल के प्रति सरकार का रुख कठोर एवं शत्रुतापूर्ण था। ठीक है, ये लोग भी बल का मतलब प्रयोग कर रहे थे, तो सरकार भी मतलब इनको शत्रु की तरह देखती थी। नरम दल के नेता जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सरकार ने कभी बंद नहीं किया, मतलब जेल में कभी बंद नहीं किया। जबकि गरम दल के नेताओं जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल आदि को अनेक बार जेल भेजा गया। ठीक है। उदारवादी दल वाले अंग्रेजी शासन से कोई विशेष घृणा नहीं करते थे। ठीक है, मतलब कोई नफरत नहीं करते थे। जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल वाले ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करके स्वतंत्रता प्राप्ति को अपना लक्ष्य समझते थे। ठीक है, मतलब उनको बोलना यह था कि अंग्रेजों को हटाओ और हमको स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, लेकिन उदारवादी का ऐसा था कि यार ठीक है हम अपनी बात मनवा लेंगे, उतनी ही काफ़ी है। सॉरी। पांचवा, उदारवादी दल के नेता राजनीतिक उन्नति के स्थान पर भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विकास के अधिक समर्थक थे। जो उदारवादी दल था उनका बोलना ये था कि हमें भारत देश के लोगों का पहले आर्थिक सुधार करना चाहिए, सामाजिक सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह होता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। ठीक है, वो बोलते थे पहले हमको इन कुरीतियों का अंत करना चाहिए, फिर हम मतलब आगे की बात करेंगे। ठीक है, मतलब इन सारी चीज़ों के ज़्यादा समर्थक थे, वह सुधार के ज़्यादा समर्थक थे, वह समाज के अंदर सुधार के ज़्यादा समर्थक थे। जबकि उग्र दल के नेता पहले राजनीतिक स्वतंत्रता के पक्ष में थे। मतलब जो उग्र दल के नेता थे उनका बोलना था यार पहले अंग्रेजों को भगाओ, पहले हमको राजनीतिक स्वतंत्रता चाहिए, हम हमारा शासन खुद कर लेंगे, उसके बाद हम सुधार करते रहेंगे समाज में। ठीक है। गरम दल वालों का कहना था स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता जो है वह हमारे जन्म लेते से ही अधिकार रहता है। ठीक है। उग्रवादी दल वाले नेता का कहना था राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना भारतीयों की आर्थिक दशा सुधारी नहीं जा सकती। ठीक है। और जो उग्र राष्ट्रवादी थे यानी कि जो गरम दल बोलते उग्र राष्ट्रवादियों को, उनका बोलना था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, हमको स्वतंत्रता चाहिए, किसी भी कीमत में चाहिए, यानी कि चाहिए। और स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना, मतलब जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं होगा, जब तक हमें राजनीति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक जो आर्थिक दशा जो है, भारतीयों की जो आर्थिक दशा है वह सुधारी नहीं जा सकती। सही बात है। छठवां, उदारवादी पश्चिमी सभ्यता की सराहना करने वाले थे।
ठीक है। जो उदारवादी थे वह पश्चिमी सभ्यता यानी कि जो लोग विदेश की जो सभ्यता थी, ठीक है, उसकी सराहना करते थे यानी उसकी तारीफ करते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल को भारतीय सभ्यता पर गर्व था। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि उदारवादी दल के नेताओं के सभी नीतियां व साधन उदार थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी दल के नेता उदार थे। तो इससे क्या हुआ, भारतीय के जो मन था, जो भारत के जो लोग थे उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है। प्रश्न 14, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे, लिखिए। ठीक है, भारतीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमको बताना, जो कांग्रेस है उसकी स्थापना की गई थी तो उसके उद्देश्य क्या थे और क्यों की गई थी इसकी स्थापना। तो किसने की थी, मैंने आपको बताया था एओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। उत्तर, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में, मतलब 1885 में इसके निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे। तो जो कांग्रेस का जो, ठीक है, अधिवेशन हुआ था, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे कांग्रेस की स्थापना के। ठीक है। पहला, साम्राज्य के विभिन्न भागों में राष्ट्रहित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करना। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग राष्ट्रहित के लिए कार्य करना चाहते, तो उससे क्या होगा, ये लोग जितने भी लोग कार्य करना चाहते हैं वह कांग्रेस के माध्यम से जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, उन सब में मित्रता हो जाएगी, तो फिर वो लोग एक ही दिशा में, मतलब राष्ट्र हित की दिशा में साथ में मिलकर अच्छे से काम कर पाएंगे। अपने सभी राष्ट्र प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी संभव पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता की उन भावनाओं को पूरी तरह विकसित और संगठित करना। ठीक है, मतलब जितने भी भेदभाव होते थे, मतलब भारत के लोगों के बीच, पहले क्या था, भारत के लोगों में देश की भावना नहीं थी, एक राष्ट्र की भावना नहीं थी, हर कोई बस अपने में मस्त था, अलग अलग राज्यों में बटा था। तो उन सब में राष्ट्रीय भावना को दूर करना, जाति भावना, प्रांतीय भावना, धर्म की भावना को दूर कर उनमें राष्ट्र की भावना के माध्यम से मित्रता फैलाना। ठीक है, तात्कालीन महत्वपूर्ण और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग के परिपक्व व्यक्तियों के साथ पूरी तरह से विचार विमर्श करने के बाद बहुत सावधानी से इनका प्रामाणिक लेखा जोखा तैयार करना। ठीक है, उस समय जो हमारे भारत का समाज था उससे बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी कुरीतियाँ चली आई थी, जैसे कि सती प्रथा हुई, लोग धर्म के नाम पे ही लड़ रहे थे। तो इससे क्या करना था, इनको, ये जो लोग थे, ठीक है, जो आम जनता थी, जो जनसाधारण थे, उनको इन सब चीज़ों के बारे में समझाना था। तो कैसे समझाते, जो शिक्षित वर्ग था उन सब से मतलब बातचीत करना, उनके माध्यम से लेखा जोखा तैयार करना और इन सारी जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है, इनसे विचार विमर्श करके इन सबको हटाने का प्रयास करना। ठीक है, जिन दिशाओं में और जिस तारीख से अगले 12 महीनों में देश के राजनीतिज्ञों की लोकहित के लिए कार्य करना चाहिए उनका निर्धारण करना। यानी कि ये मतलब जितने भी लोग राष्ट्रहित का काम करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 साल का तैयार करना कि हमें इन सारी चीज़ों में अपने राष्ट्रहित के लिए काम करना है, इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब प्रश्न 15, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण थे, क्या कारण थे। तो मैंने आपको बताया था उग्र राष्ट्रवाद था और एक उदार राष्ट्रवाद था। ठीक है, तो जो उग्र राष्ट्रवाद था उसको प्रोत्साहन क्यों मिला, ठीक है, वह हमें बताना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में निम्नलिखित कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। ठीक है, पहले आप ये लिखेंगे। पहला, अकाल व प्लेग। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में कई भागों में अकाल तथा प्लेग फैला। ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, इससे लोगों में असंतोष फैला, जिससे उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। ठीक है, तो हमारे देश में कई अकाल पड़ रहे थे, ठीक है, और प्लेग पड़ रहे थे। क्यों पड़ रहे थे, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह किसानों पे कर लगाए जा रहे थे, जिससे किसान फसल नहीं उगा पा रहे थे। तो फसल न उगा पाने के कारण उनमें फसल की कमी होने लगी। ठीक है, तो उत्पादन कम हो रहा था, तो इससे कई अकाल पड़े। लेकिन जो अंग्रेज सरकार थी उसने कोई ध्यान नहीं दिया इसमें, तो भारत के लोग को और गुस्सा आया। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, उग्र राष्ट्रवाद ने जन्म लिया। दूसरा, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंग भंग द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया। इससे जनता में रोष भर गया और वह उग्र राष्ट्रवाद की ओर अग्रसर हुई। तो बंगाल का विभाजन ही कर दिया भैया, तो इससे जनता को और गुस्सा आया कि ये कैसे हमारे देश का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक और सामाजिक सुधारों का प्रभाव।
ठीक है। धार्मिक और सामाजिक सुधारकों ने भारतीय जनता में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। तो भारत के जो धार्मिक और जो समाज का सुधार करने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, भारत के लोगों में आत्मविश्वास पैदा कर दिया था कि वह लोग अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। ठीक है। विदेशी घटनाओं का प्रभाव, फ्रांस और अमेरिका की क्रांति ने भी भारतीयों को प्रेरणा प्रदान की, अतः वे आंदोलनों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। तो फ्रांस और अमेरिका में क्रांति आई थी, उन्होंने भी अपने देश से मतलब वो लोग भी पहले गुलाम थे, अमेरिका भी पहले गुलाम था, उसने क्या किया था, क्रांति लाई और पहले गुलामी से मुक्त हो गए, उन्होंने अपना देश बनाया, अपना कानून बनाया। तो इससे जो लोग थे उनको प्रेरणा मिली। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियाँ हैं। ठीक है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय कृषि और उद्योग धंधों पर अपार क्षति पहुंची। ठीक है। तो जो भारत की जो कृषि थी, भारत की जो खेती किसानी वाले जो लोग थे और जो भारत के व्यापारी थे, जो उद्योग के धंधे थे, उनको बहुत क्षति हुई थी। ठीक है। ब्रिटिश आर्थिक नीति पूंजीपतियों के हित संरक्षण की थी। जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी वह पूंजीपति यानी कि जिनके पास संपत्ति है, जिनके पास पैसा है, उनको संरक्षण देने की थी। ठीक है। उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीतियों ने भी उग्र राष्ट्रवाद के विकास में परम योगदान दिया। ठीक है। तो इस प्रकार जो अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, ठीक है, उससे क्या हुआ, उग्र राष्ट्रवाद के विकास में परम योगदान दिया। ठीक है। तो ये चारों प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब जो टिप्पणी है वह रानी लक्ष्मीबाई पर है। ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी लिखी है। तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, आप सभी को पता है, वह झांसी की रानी थी जिसका 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। तो वही हमें बताना है। तो हुआ ये था कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी, ठीक है, और उनके जो पति थे, ठीक है, उनका जो बेटा हुआ था वह मर गया था और अंग्रेजों ने क्या की थी, हड़प नीति अपनाई थी। यानी कि जिस राजा का कोई शासक नहीं है, यानी कि कोई वारिस नहीं है, ठीक है, उसका राज्य क्या करते थे, अंग्रेज छीन लिया करते थे। मतलब पहले जो गोद लिए वाला जो बच्चा होता था वह उसे राजा नहीं मानते थे और जो राजा का राज्य था वह होता था वह छीन लेते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, एक बेटे को गोद लिया था, तो अंग्रेजों ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के पति की भी मतलब मृत्यु हो गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अंग्रेजों का डटकर सामना किया था। ठीक है। वह भारत में अंग्रेजी का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित में कार्य करे। तो वह चाहता था कि जो भारत के जो कुछ लोग हैं, है ना, वह अंग्रेजी में शिक्षा लें और एक ऐसी क्लास तैयार हो जाए, एक ऐसा वर्ग तैयार हो जाए जो अंग्रेजों की सेवा करे, है ना, भारत जो विदेशी साम्राज्य है उसके हित में कार्य करे। परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। लेकिन जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसने क्या की, जो भारतीय लोग अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उनको और प्रेरणा मिली कि उन्हें जो विदेशियों हैं उनके बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। यानी कि जो विदेशी लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं उनसे हमें भगा देना चाहिए। ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। लेकिन जब भारत के लोगों को अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या किया, पाश्चात्य की जो साहित्य होते हैं, पाश्चात्य के साहित्य यानी जो पश्चिम के साहित्य, यानी कि जो अंग्रेजों के साहित्य थे, है ना, उनकी किताबें थी, उनको पढ़ा, उनके विचारों को पढ़ा, उनके दर्शन और शासन प्रणाली को पढ़ा। तो उन्होंने देखा कि इनके देश में क्या है, ये लोग खुद का शासन खुद कर रहे हैं, या इनके देश में जैसे कि क्रांति आई, जैसे कि फ्रांस में क्रांति आई थी, ठीक है, तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया तो फ्रांस में क्रांति आई थी, तो उन्हें ये सारी चीज़ें पता चली। तो जो बच्चे भारत के जो लोग अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करे थे तो उन्हें प्रेरणा मिली कि हमें भी हमारे देश में हमें स्वयं को शासन करना चाहिए। ठीक है। उन्हें ये प्रेरणा मिली। ठीक है। रूसो, वोल्टेयर, मैजिनी, बर्क और गैरी बोल्डी के विचारों ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया। ये सब ना क्या है, यहाँ ये सब ना फ्रांस के विचारक हैं। ठीक है। ये पश्चिम के विचारक है, यानी जो अंग्रेज वाले देश है वहाँ के विचारक है। तो उन्होंने इन सब की जब किताबें पढ़ी, इनके कामों को पढ़ा, ठीक है, इनके विचारों को पढ़ा, तो उन्हें और प्रेरणा मिली। ठीक है। इन्हें प्रेरणा मिली कि हमें हमारे देश का शासन खुद करना चाहिए और हमें विदेशी जो लोग हमारे देश पे आके राज्य कर रहे हैं उन्हें हमें उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। तो ये सारे जो विचार है, राष्ट्र का विचार, स्वतंत्रता का विचार, समानता, है ना, लोकतंत्र, ये सब आधुनिक विचार थे। भारतीय लोगों को पता नहीं था क्योंकि उन्हें पहले अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वह लोग ये अच्छे अच्छे विचारक की किताबें नहीं पढ़ पाते थे। लेकिन जब उन्होंने अंग्रेजी सीख ली तो उन्होंने इन सारी चीज़ों से वो लोग अवगत हो गए। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि हम भी हमारे देश में ये सारी चीज़ें लाएंगे। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनका मकसद पूरा नहीं हो पाया जिस मकसद से उन्होंने अंग्रेजी का प्रचार प्रसार किया था। ठीक है।
अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पर। ठीक है, लघु उत्तरीय के प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? सन 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारण बताइए। तो हमें सन 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी उसके राजनीतिक कारण बताना है। ठीक है, राजनीतिक कारण बताना है और कारण बताइए। इसके पहले जो हमने प्रश्न नंबर 1 किया था उसमें हमें कारण बताना था। ठीक है, कोई भी 4 कारण बताना था, लेकिन जो प्रश्न नंबर 7 है उसमें सिर्फ हमसे पूछा गया कि सिर्फ हमें राजनीतिक कारण बताना है। ठीक है, तो उत्तर 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। ठीक है, पहला, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण हड़प नीति। तो जो लॉर्ड डलहौजी की अपहरण या हड़प नीति थी, ठीक है, वह इतिहासकारों के मत से सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति थी। ठीक है, उसकी अपहरण नीति के परिणाम स्वरूप सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर आदि रियासतें ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गई थी। इन समस्त रियासतों के शासक लॉर्ड डलहौजी की नीतियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य के प्रबल विरोधी हो गए। ठीक है, तो जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, हड़प नीति में क्या होता था, जैसे कि कोई राजा है, अगर उसका कोई वारिस नहीं है, ठीक है, उसका यानी कि कोई बेटा नहीं है, तो क्या करते थे राजा लोग, किसी और बच्चे को गोद ले लेते थे, फिर उसे शासन अपना बेटा मान लेते थे और उसे राजा बना देते थे। लेकिन हड़प नीति में ऐसा था कि जैसे जिस राजा का बेटा नहीं है, ठीक है, उससे वो लोग राज्य छीन लेते थे अंग्रेज लोग। तो ये हड़प नीति के कारण उन्होंने जैतपुर, सतारा, झांसी जैसे राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। तो इनके जो शासक थे, है ना, इनके जो राजा थे जिनसे राज्य छीन लिया गया था, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य के विरोधी हो गए थे। ठीक है, दूसरा, अवध के नवाब के साथ अन्याय। ठीक है, अवध के नवाब के साथ क्या अन्याय हुआ था? अवध के नवाब प्रारंभ से ही अंग्रेजों के समर्थक रहे थे। तो जो अवध के नवाब थे, है ना, यानी कि जो अवध का राजा था, वह पहले अंग्रेजों का समर्थक था। ठीक है, परंतु 23 फरवरी 1856 के ईस्वी में उन पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बना दिया। इस घटना से अंग्रेजों के समर्थक राज्य भी उनके विरोधी हो गए। ठीक है, लेकिन क्या था, अवध के राजा अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन उन पे क्या किया गया, झूठा आरोप लगा दिया कि ये कुप्रशासन करते हैं, इसलिए मतलब ये ठीक तरीके से प्रशासन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इनसे इनका राज्य छीन लेंगे। तो जो बाकी जो राजा थे जो अंग्रेजों का समर्थन करते थे, है ना, उन्होंने ये चीज़ देखी तो वो लोग भी अंग्रेजों के विरोधी हो गए कि ये तो हमसे भी राज्य छीन सकते हैं। ठीक है, तीसरा, बहादुर शाह का अपमान तथा अन्याय। ठीक है, बहादुर शाह कौन थे? मुगल के राजा थे, है ना, मुगल शासक थे, अंतिम मुगल शासक थे। अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल शासक बहादुर शाह के साथ अन्याय किया तथा उन्हें भेंट देना बंद कर दिया, और जो मतलब जो मुगल साम्राज्य था वह समाप्त हो गया था। तो क्या करते थे, जो अंग्रेज लोग से उनकी डील हुई थी कि जो राजा रहेंगे वह उनको पेंशन देंगे और भेंट देंगे। ठीक है, मुगल राजाओं को भेंट देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह जो अंतिम मुगल शासक थे उनका अपमान किया और उन्हें भेंट देना या पेंशन देना बंद कर दिया। कंपनी के नौकर भी बहादुर शाह का अपमान करते रहते थे। तो जो कंपनी के जो नौकर थे, यानी कि कंपनी में जो लोग काम करते थे, वो लोग भी भारतीय मतलब जो मुगल शासक थे बहादुर शाह, उनका अपमान करते रहते थे। ठीक है, चौथा, रोषपूर्ण प्रशासनिक नीतियाँ। ठीक है, रोषपूर्ण यानी कि गुस्सा दिलाने वाली खराब प्रशासन नीतियाँ। अंग्रेजों ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों से यथासंभव भारतीयों को दूर रखा। ठीक है, यानी कि जो महत्वपूर्ण प्रशासन के जो पद थे, है ना, जो प्रशासन यानी शासन चलाने में जो पद मदद करते, जैसे कि कलेक्टर हो गया, है ना, सेनापति हो गया, तो इसमें क्या करते थे, वह भारतीयों को दूर रखते थे। साथ ही साथ समान पद पर भी अंग्रेजों तथा भारतीयों के वेतन में पर्याप्त असमानता थी। लेकिन क्या होता था, जैसे कि कोई अंग्रेज है वो भी सैनिक है और कोई भारतीय है वह भी सैनिक है, दोनों एक ही जैसे पद पर है, लेकिन अंग्रेजों हैं, है ना, अंग्रेज सैनिक थे, उनके साथ वो लोग अच्छा सलूक करते थे, और जो भारतीय थे उनको कम सैलरी देते थे, कम पेमेंट देते थे और उनके साथ भेदभाव करते थे। पदोन्नति भारतीयों को देर से तथा कम मिलती थी। पदोन्नति जैसे कि पद में जो उन्नति होती है वह भारतीयों को देर से मिलती थी और कम मिलती थी, जबकि अंग्रेजों को शीघ्र तथा अधिक मिलती थी। साथ ही और जो अंग्रेज लोग थे उनको जल्दी पदोन्नति दे देते थे और उनको जल्दी मिलती थी। ठीक है, इस प्रकार की भेद भावना ने भारतवासियों के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न कर दी। तो इस टाइप की जो भेद भावना थी, है ना, जो वो लोग भेदभाव कर रहे थे भारत के लोगों के साथ, तो उसके क्या हुआ, जो भारत के जो लोग थे, ठीक है, वह अंग्रेजों के प्रति उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के 4 कारण लिख लिए, अथवा सन 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण बताइए, अथवा
1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण लिख लिए। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसमें जो 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, उसका वह असफल क्यों हो गया, उसके हमको कारण बताना है। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब 6 बार आया है कुल एग्जाम में। ठीक है, तो कभी भी आ सकता है। तो उत्तर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे। ठीक है, पहला, 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे यह असफल हो गई। मेल्सन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। ठीक है, तो उन्होंने कोई डेट डिसाइड करके रखी होगी कि हम इस तारीख से क्रांति चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने क्या कि परिस्थिति ऐसी बनी कि क्रांति पहले ही चालू हो गई। ठीक है, यह भी एक असफलता का कारण था, क्योंकि उनकी तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई। तो मेल्सन ने क्या बोला कि अगर ये क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती, ठीक है, या निश्चित समय पर चालू होती तो आवश्यकता अवश्य मिलती, तो ये क्रांति सफल हो जाती। ठीक है, दूसरा, 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, योग्य नेतृत्व यानी कि कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं था कि जो सारी सेना का नेतृत्व कर सके। ठीक है, उसकी कमी थी। विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। ठीक है, जो लोग अंग्रेज शासन का विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, उनमें सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने, मतलब वो उनमें सैनिक कुशलता की कमी थी और वे संगठित होकर कार्य नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर कोई ना अलग अलग जगह से आ रहा था। कुछ सैनिक बुंदेलखंड के थे, कुछ मेरठ के थे, कुछ झांसी के थे, तो इनमें ना मतलब एक समन्वय नहीं था कि कौन किसका नेतृत्व करेगा। इनमें संगठित होकर कार्य करने की मतलब कमी थी और क्रांति की संचालन की क्षमता का भी अभाव था। संचालन कौन करेगा क्रांति का? क्योंकि हर जगह से अलग अलग लोग आ रहे थे। बैरकपुर से क्रांति हो रही थी, है ना, इनका संचालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ ना देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया। ठीक है, तो जो बहुत सारे जो राजा थे, नरेश थे, उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी का साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया। सिर्फ वह राजा जिनका राज्य छीन लिया गया था, ठीक है, जिनके साथ अंग्रेजों ने बुरा किया था, वही लोग बस क्रांतिकारी का साथ दे रहे थे। बाकी राजा जिनके साथ अंग्रेजों के अच्छे व्यवहार थे, वह क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे थे। ठीक है, सर जॉन के मत में यदि समस्त भारतवासी पूर्ण उत्साह से अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो अंग्रेज पूर्णतया नष्ट हो जाते। अगर पूरे भारत के लोग अगर एक साथ आ जाते और अंग्रेजों का विरोध करते तो, है ना, तो अंग्रेज लोग कब के भाग जाते। चौथा, क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था। ठीक है, उनमें वीरता बहुत थी, साहस भी बहुत था, जोश बहुत था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। लेकिन उनकी जो सैनिक शक्ति थी, है ना, सैनिक शक्ति निर्बल थी, कमजोर थी। पांचवा, अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। लेकिन जो अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, वे क्या करते थे? उनके पास मॉडर्न हथियार थे, बंदूक थी, तोप थी, लेकिन जो हम लोग जो क्रांतिकारी थे वह तलवार से लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये सारे 5 कारण थे। हमने 5 कारण पढ़ लिया, आप ये 5 कारण याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है? 1857 ईस्वी के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है। देखिए, ऐसा है कि 1857 के पहले भी ना अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे मोर्चे निकाले गए, बहुत सारी जगहों पर विद्रोह हुआ, लेकिन 1857 को पहला विद्रोह क्यों कहा जाता है, पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर, ठीक है, भारत में पहला प्रभावशाली आंदोलन 1857 ईस्वी की क्रांति थी, क्योंकि ये पहला प्रभावशाली आंदोलन था। आंदोलन तो पहले भी हुए थे, जो जनजाति, जो लोग जंगल में रहते हैं ना, जैसे कि जो इधर छोटे मोटे राज्य थे, उन्होंने विद्रोह किया था, लेकिन जो सबसे प्रभावशाली था, पहला प्रभावशाली आंदोलन कौन सा था? 1857 ईस्वी की क्रांति थी। यह भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। ये भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन था। बाकी जो आंदोलन थे वह सब मतलब किसी और चीज़ें से, जैसे कि कहीं अगर अंग्रेजों ने कर बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, तो उसके खिलाफ था, लेकिन स्वतंत्रता के लिए कभी आंदोलन नहीं हुआ था। इस क्रांति ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इससे पहले भी बेलोर, बैरकपुर तथा बुंदेलखंड में विद्रोह हुए, जिनको अंग्रेजों ने कुचल दिया, किंतु इन विद्रोहों से 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली। इसके पहले भी कई सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन उन सबको क्या हुआ? अंग्रेजों ने कुचल दिया था। लेकिन 1857, लेकिन ये जो पहले जो विद्रोह हुए थे, ठीक है, इनसे प्रेरणा मिली। किसको? 1857 के जो क्रांतिकारी थे, इनको पुराने विद्रोह से प्रेरणा मिली। वीर सावरकर, अशोक मेहता,
तथा अन्य भारतीय इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी की इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ठीक है, वीर सावरकर, ये कौन है, इतिहासकार है, अशोक मेहता, इन्होंने क्या किया, 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। इस क्रांति के उठ खड़ा होने का कारण ना तो चर्बी के कारतूसों का प्रयोग करना था और ना ही कुछ भारतीय शासकों का व्यक्तिगत स्वार्थ, वरन जनसाधारण में वह असंतोष की भावना थी जो पिछले 100 वर्षों से अंग्रेजी राज्य के कारण उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोला गया है, 1857 आते आते अंग्रेजों के भारत में आते हुए कितने 100 वर्ष हो गए थे, तो मतलब 100 वर्ष से भारतीयों में बहुत ज़्यादा असंतोष था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ चर्बी वाले कारतूस के कारण उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, या मतलब कुछ भारतीय शासक थे जिनका राज्य छीन लिया गया, सिर्फ यही कारण नहीं था, जबकि इनके अंदर जो 100 वर्षों से अंग्रेजों की गुलामी करने के कारण जो असंतोष की भावना थी वह कारण थी। ठीक है, इन इतिहासकारों का विचार है कि विस्फोट की सामग्री काफी समय पहले से इकट्ठी होती आ रही थी। ठीक है, इसे केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी जो चर्बी वाले कारतूसों से मिल गई। ठीक है, यानी कि जो असंतोष था मतलब जो भारतवासी थे उनके अंदर जो असंतोष था, जो गुस्सा था, वह पहले से इकट्ठा होता आ रहा था, लेकिन उनको चिंगारी कैसे मिल गई, जब वो चर्बी वाले कारतूस को उन्होंने बोला कि तुमको चर्बी वाले कारतूस को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो भैया गुस्सा आ गई, फिर एक गुस्से की अति हो गई, तो भैया फिर वो गुस्सा फूट कर निकल गया। ठीक है, इसलिए 1857 ईस्वी की इस महान क्रांति, ठीक है, को केवल सैनिक विद्रोह ना कहकर पहला स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन कहना उचित होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न नंबर 12 पे। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, अपने उत्तर को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो जो अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी, ठीक है, आर्थिक शोषण नीति जो भारत का शोषण कर रही थी, उन्होंने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया, यानी कि जो भारत के जो घरेलू उद्योग थे उसे कैसे प्रभावित किया, इस उत्तर को उदाहरण देके समझाना है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये प्रश्न देखो 2009 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 17 में आया, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम इसके उत्तर को पढ़ेंगे। देखो जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, व्यापार करने, वो भारत की चीज़ों को खरीदने आए थे। भारत के मसाले बहुत फेमस थे, है ना, काली मिर्च, लौंग, और अंग्रेज लोग क्या खाते थे, मीट वगैरह खाते थे उधर देशों में, क्योंकि उधर पूरा बर्फ से ढके वाले देश थे, वहाँ पे वो लोग फसल तो उगा नहीं सकते थे, तो वो लोग मांस, मछली, ये सारी चीज़ें खाते थे। तो इन सारी चीज़ों को बचा के रखने के लिए पहले फ्रिज तो होता नहीं था, तो इसके लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। इन मतलब ये जो मीट, मांस, मछली, इन सब की जो है ना, जो मीट होता था, चिकन होता था, इनको प्रिजर्व करके रखने के लिए, यानी इनको ताज़ा रखने के लिए मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो और मसाले कहाँ होते थे, मसाले होते थे भारत में। तो भारत पहले, ठीक है, तो अंग्रेज लोग भारत आए थे, ठीक है, ताकि वो लोग यहाँ से मसाले ले जाएं और मतलब यूरोप में ले जाकर बेचे, इंग्लैंड में ले जाकर बेचे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, भारत को पहले वो लोग पैसे देते थे। ठीक है, तो भारत के पास सोना आता था और भारत मसाले बेचता था। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज लोग क्या करें, भारत में अपनी जड़ें जमाने लगे। फिर क्या हुआ, जो यूरोप था वहाँ पे उद्योगीकरण होना चालू हो गए, यानी फैक्ट्री वगैरह बनना चालू हो गई। और भारत के जो लोग थे वह आज भी कारखाने में काम करते थे, मतलब हाथ से चीज़ें बनाते थे, हाथ से कपड़ा बनाते थे। ठीक है, चरखे का इस्तेमाल करके कपड़ा बनाते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उधर वो लोग फैक्ट्री में कपड़े बनाते थे, तो उन्होंने क्या किया, भारत के जो उद्योग थे, ठीक है, उन पे कर लगाना चालू कर दिया। और जो अंग्रेज जो वो लोग यूरोप से जो कपड़े लाते थे, है ना, यूरोप से जो वस्तुएं लाते थे, उनको भारत में लाकर बेचना चालू किया। पहले क्या था, भारत मतलब अपनी चीज़ें बेचकर यूरोपीय लोगों से, अंग्रेज लोगों से पैसे लेता था। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया, उनकी चीज़ों को यहाँ लाकर बेचना चालू करा। मतलब अब जो पैसा था, पहले भारत के पास पैसा आता था, ठीक है, अब क्या हुआ, भारत से पैसा जाने लगा। उन्होंने क्या किया, भारत के जैसे कि जो खादी के जो उद्योग थे, है ना, उन सबको नष्ट कर दिया। और उनकी जो कपड़ों की जो मतलब जो मशीन से बनने वाले कपड़े थे, उनको बहुत सस्ते दाम पे लाकर बेचना चालू कर दिया। अगर मान लीजिए भारत में अगर कॉटन की शर्ट अगर 5 रुपये की मिलती थी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री में बनी वाली शर्ट है उसको 1 रुपये में लाकर बेचना चालू कर दिया। और भारत लोग क्या कर रहे थे, अंग्रेजों से उनकी चीज़ें खरीद रहे थे और पैसा हमारे देश से उनके देश में जा रहा था। ठीक है, इस तरीके से भारत ने क्या किया, जो भारत के जो उद्योग थे, अंग्रेज ने क्या किया, भारत के उद्योगों को नष्ट किया इस तरीके से। ठीक है, पहले भारत क्या करता था, निर्यात करता था, यानी अपनी देश की चीज़ों को दूसरे देश में बेचता था और उससे पैसे कमाता था। लेकिन अब क्या करने लगा था, भारत आयात करने लगा था, यानी कि विदेश से चीज़ें भारत में खरीदी जा रही थी। भारत अब
भारत अपनी चीजें ना बेचकर विदेशियों की चीजें खरीद रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ, भारत के जो उद्योग थे वे नष्ट हो गए। तो इसका उत्तर, भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय उद्योग व्यापार नष्ट हो गए। औद्योगिक क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण तथा यूरोप से आयातों पे बढ़ते प्रतिबंध के कारण अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में क्या हुआ, उद्योगीकरण हो गया। यूरोप या ब्रिटेन जो भी था उसमें क्या हुआ, उद्योगीकरण हो गया, यानी वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह बनना चालू हो गई। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, सूती वस्त्र मतलब जो सूती के कपड़ों के उद्योग फैक्ट्री बनना चालू हो गई। ठीक है, तथा यूरोप से आयातों पे पड़ते प्रतिबंध। ठीक है, तो जो ब्रिटेन था वह यूरोप महाद्वीप का एक देश था। तो जो यूरोप के जो दूसरे देश थे, ठीक है, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया ब्रिटेन पे। तो वहाँ पे वो लोग अपने सामान नहीं बेच पा रहे थे। वो लोग जो सूती का कपड़ा ब्रिटेन में बना रहे थे वह यूरोप के दूसरे देश में नहीं बेच पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इन कपड़ों को भारत में बेचेंगे। पर उन्होंने सोचा भारत में तो पहले से मतलब कारीगर लोग कपड़े बनाते हैं, काम करते हैं, उद्योग है। तो उन्होंने क्या करा, पहले भारत के इन उद्योगों को खत्म करना पड़ेगा, तभी भारत के जो लोग हैं वह ब्रिटेन से बने कपड़ों को खरीदेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजी सरकार ने भारतीय उद्योगों को नष्ट करने की नीति अपनाई। भारत कुछ ही दशकों के भीतर एक प्रमुख निर्यातक स्थिति से गिरकर विदेशी वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र बन गया। ठीक है, पहले भारत क्या था, सबसे बड़ा निर्यातक था, यानी कि वह अपने देश से चीजें दूसरे देश में बनाकर बेचता था और पैसे कमाता था। लेकिन वह उससे गिरकर क्या बन गया, उपभोक्ता बन गया। ठीक है, उपभोक्ता राष्ट्र बन गया। उपभोक्ता यानी कि वह जो ब्रिटेन की जो चीज़ें हैं वह खरीदने लगा। ठीक है, ब्रिटेन पहले खरीदता था हमारी चीज़ें, अब ब्रिटेन हमको बेचने लगा और हम खरीदने लगे। ठीक है, भारतीय कुटीर तथा छोटे पैमाने में उद्योगों का तेजी से पतन हो गया और इसके कारण क्या हुआ, भारत के जो कुटीर और जो छोटे उद्योग थे उनका पतन होना चालू हो गया, क्योंकि वे इंग्लैंड के कारखानों के बने माल की प्रतियोगिता विदेशी सरकार की शत्रुतापूर्ण नीति के कारण ना कर सके। तो भैया वहाँ पे कारखानों में बन रहे थे और उन पे मतलब कर भी नहीं लगता था, और भारत के जो कपड़े बनते थे उस पर उन लोगों ने कर टैक्स लगा के रखा था। तो इसके कारण क्या हुआ, शत्रुतापूर्ण नीति जो थी, ठीक है, विदेशी सरकार की, उसके कारण वह प्रतियोगिता ना कर सके। ठीक है, अब वह ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, पहले कपड़े वगैरह बनाते थे, अब वो लोग कच्चे माल का उत्पादन करने लगे, यानी कि जैसे कि कॉटन वगैरह भेजने लगे। पहले हम कपड़ा बना के बेचते थे, अब सिर्फ हम कॉटन बेचते थे। ठीक है, भारत का विदेशी व्यापार भारतीय व्यापारियों के हाथ से निकल गया, और जो भारत का जो विदेशी व्यापार था, यानी कि जो भारत विदेश के साथ व्यापार करता था, वह भारत के जो व्यापारी थे उनके हाथ से निकल कर किसके हाथ में आ गया, जो विदेशी सरकार यानी जो अंग्रेजों की सरकार थी उनके हाथ में आ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 13, भारत में बसने वाले यूरोपियों अंग्रेजों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया। ठीक है, एक इल्बर्ट बिल आया था, तो भारत में जो अंग्रेज लोग रहते थे उन्होंने उस बिल का विरोध किया था। तो क्यों किया था वह हमें बताना, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2010, 12 और 18 में आया। तो इसका उत्तर, इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। तो जो लॉर्ड रिपन था, ठीक है, जातिगत जो भेदभाव होता था उसको दूर करने के लिए उसने इल्बर्ट बिल को लाया था। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था। तो इसे किसने तैयार किया था, विधि सदस्य जो थे इल्बर्ट ने तैयार किया था, इसलिए इस बिल को क्या बोला जाता है, इल्बर्ट बिल बोला जाता है। ठीक है, अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। ठीक है, तो देखो पहले ऐसा था कि जो भारत के जो जज थे, है ना, भारत के जो लोग रहते थे, भारत के लोग जो जज बनते थे, ठीक है, वह क्या करते थे, वह ब्रिटिश लोग जो थे, है ना, जो यूरोप के जो लोग थे उन पर मुकदमा का निर्णय नहीं कर सकते थे। यानी कि जैसे कि कोई केस चल रहा है ना, और वह यूरोप के लोग उसमें अंग्रेज लोग शामिल है। ठीक है, अंग्रेज लोग को सजा होना है, तो उसमें उसका जो जज होना होता था वह सिर्फ अंग्रेजी हो सकता था। भारत का जो जज होता था वह उसका फैसला नहीं कर सकता था। लेकिन जो अंग्रेज लोग के जो अंग्रेजी जज होते थे, है ना, जो यूरोपीय जज होते थे, वह भारत के लोगों का भी मुकदमा सुन सकते थे और अंग्रेज के लोगों का भी मुकदमा सुन सकते थे। यानी कि एक भेदभाव होता था, जैसे कि, ठीक है, तो इल्बर्ट बिल प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था। तो इससे पता चलता था कि भारत में ऐसा भेदभाव होता है। ठीक है, इस चीज़ को वह उजागर करता था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि भारत के जो न्यायाधीश होते थे, है ना, तो वह यूरोपीय के जो अपराधी होते थे उनका मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था उनके। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। ठीक है, तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए क्या लाया गया, इल्बर्ट बिल। एक सेकेंड, ब्लर हो गया है। ठीक है, अब सही से आ रहा है।
तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। लेकिन भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया। तो जो भारत में बसने वाले जो यूरोपीय लोग थे, उन्होंने बोला कि कोई भारतीय हमारा मुकदमा नहीं सुन सकता, क्योंकि वो लोग मानते थे कि जो भारत के जो लोग हैं वह हमसे नीचे हैं, ठीक है, हमसे छोटे हैं, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया और इसे काला कानून का माना गया और इसे काला कानून बोला गया, ठीक है। अतः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। तो जो ब्रिटिश सरकार थी उसको इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो मन पर जो भारत के लोग थे इस पर मतलब मन पे गहरा प्रभाव पड़ा ना, कि देखो ये लोग हम पे मुकदमा, इनके जो न्यायाधीश है वह हम पे मुकदमा चला सकते हैं, लेकिन हम लोग इनका मुकदमा नहीं चला सकते। मतलब ये लोग हमको खुद को ऊपर समझते और हमको नीचे